प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों पर बहुत बड़ा हमला। इस जीत के बाद गुजरात में जीत के बाद पीएम मोदी का बड़ा निशाना। अब जुल्म बढ़ने वाला है, सहने के लिए तैयार रहें। इस चुनाव के बाद हम पर जुल्म बढ़ने वाला है, जवाब में हमें सतर्क और सहनशील रहना होगा। गुजरात में जहां बम्पर जीत, रिकॉर्ड जीत बीजेपी ने हासिल की 156 सीट के साथ, इस जीत के बाद पीएम मोदी की तरफ से विरोधियों पर यह बड़ा हमला बोला गया। आलोचनाओं ने भी हमें बहुत सिखाया। हर आलोचना में से हमारे काम की चीज हमें खोजते रहना है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है, हमें अपनी समझदारी का विस्तार करना है, हमें अधिक से अधिक लोगों को समावेश करने की दिशा में अपने हाथ चौड़ा करके लोगों को स्वीकारना है, स्वागत करना है। सकारात्मक रास्ता, सेवा भाव का रास्ता, समर्पण का रास्ता, यही मार्ग हमने चुना है, वही मार्ग हमको यहां पहुंचाया है। और आगे भी हमारे पुरुषार्थ से, परिश्रम से देश की आकांक्षाओं वाला ये देश भी बनेगा। 2047 जब हिंदुस्तान आजादी के 100 साल मनाएगा, विकसित भारत हमारे नौजवानों के हाथ में हम देके जाएंगे। दोस्तों जी हां, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पर आज करने जा रहे हैं हम विश्लेषण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया है वो अपने आप में बहुत अहम है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर बीजेपी के लिए सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। साल 2017 में बीजेपी को सिर्फ 99 सीटें मिली थी। नर्वस 99 का शिकार हुई थी बीजेपी, जो उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। बीजेपी के सामने चैलेंज यह था कि अगर उसका ग्राफ थोड़ा और खराब हुआ तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह बीजेपी के लिए संकट मोचक साबित हुए और उसे प्रचंड जीत दिलाई। जीत भी ऐसी वैसी नहीं, बम्पर जीत, ऐतिहासिक जीत। इसकी वजह रही गुजरात के लोगों का पीएम मोदी पर अटूट भरोसा, आम गुजरातियों से मोदी का डायरेक्ट कनेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराती अस्मिता के प्रतीक बन गए। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए पूरे मंत्रिमंडल को बदलना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा और मोदी के सामने विपक्ष का लगातार कमजोर होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आज अपने तमाम खास मेहमानों के साथ हम इस पर चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आपको बताते हैं कि गुजरात के जनादेश में क्या संदेश छिपा हुआ है। इस बम्पर जीत के मायने क्या है, यह समझिए। संदेश क्या है? पहली बार बीजेपी ने 86% सीटें जीती हैं गुजरात के अंदर, 86%। 2013 में राजस्थान में कांग्रेस ने 82% सीटें जीती थी और अब बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आई गुजरात के अंदर। मोदी मैजिक, बीजेपी की सबसे बड़ी जीत की वजह आप इसी को मान सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक गुजरात में चला वो अपने आप में अतुलनीय है। बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है। बंगाल में लेफ्ट की 8 बार जीत हुई है और अब बीजेपी उस रिकॉर्ड की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई लगातार 7 बार जीतने वाली दूसरी पार्टी बन गई है। पूरे देश का अगर जिक्र किया जाए तो बीजेपी को कांग्रेस से 2 गुने वोट मिले हैं। किसी भी राज्य में यह सबसे बड़ा अंतर है। आप देखिए कि किस तरह से आप कह सकते हैं, जिस पार्टी ने 77 सीटें जीती थी 2017 में, उसका एक तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है बीजेपी ने। 19 मुस्लिम बहुल सीटों में 15 पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। ये जनादेश क्या कह रहा है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर पहली बार जीत हासिल हुई है, लेकिन 19 मुस्लिम बहुल सीटें उसमें से भी 15 पर
भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है। ये जनादेश क्या कहानी कह रहा है? हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सरदार आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और शंभुनाथ शुक्ल जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर है, अंजलि का रुख करते हैं जल्दी से, और उसके बाद तमाम खास मेहमानों से चर्चा की शुरुआत। जी हां समीर, रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद आखिर लोकसभा चुनाव 2024 का क्या प्लान है बीजेपी का, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बड़ी खबर यह कि गुजरात में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी का विरोधियों पर निशाना, कोई न्यूट्रल नहीं होता है, सब खेल खेलते हैं। ये कल बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा। जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं वो ठेकेदार हैं। उत्तराखंड में कितनों की जमानत जब्त हुई, कोई जिक्र नहीं हुआ। हिमाचल में कितनों की जमानत जब्त हुई, कोई बात नहीं हुई। सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड का इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितनी जमानतें जब्त हुई, किसकी हुई, कोई चर्चा नहीं। हिमाचल में इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई, कितने लोगों का बुरा हाल हुआ, कोई चर्चा नहीं। भाइयों बहनों, उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है। और अब आपको बताते हैं कैसे गुजरात में हर चुनाव के दौरान बीजेपी की जीत का मार्जिन भी बढ़ता गया है और कांग्रेस का मार्जिन घटता गया। इस बार के चुनाव में देखिए, सबसे पहले बीजेपी ने 120 सीटें ऐसी जीती हैं जहां पर जीत का मार्जिन 20,000 वोटों से ज्यादा है, और 20,000 से ज्यादा मार्जिन वाली सीट कांग्रेस सिर्फ 2 ही जीत पाई है। 2017 के आंकड़े भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने 56 सीट 20,000 से ज्यादा मार्जिन के साथ यहां पर जीती थी। हालांकि ये इंफॉर्मेशन आपको ग्राफिकली भी हम अब समझा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से 2017 के आंकड़े आपके सामने हैं, 56, जबकि मार्जिन यहां पर 18 सीटों पर कांग्रेस का नजर आया था। जबकि ये मार्जिन जिस तरीके से 2022 में साफ नजर आ रहा है समीर, इसी आधार पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी ने 22 सीटें 10,000 से 20,000 के मार्जिन के साथ जीती हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटों पर ही ऐसे में संतोष करना पड़ा है। और 2017 में इस मार्जिन में बीजेपी की जहां 17 सीट थी, वहीं उस वक्त कांग्रेस ने 24 सीटें जीती थी। अब ये मार्जिन बहुत मायने रखता है, क्योंकि 5,000 से 10,000 से ज्यादा मार्जिन वाली सीटों का आंकड़ा भी हम सामने रख रहे हैं चर्चा करने से पहले, जहां बीजेपी ने 7 सीट जीती, जबकि कांग्रेस को महज 4 सीटें मिली। और 2017 में 5,000 से 10,000 के मार्जिन में कांग्रेस 17 सीटें जीती थी, जबकि उस वक्त बीजेपी 10 सीटें ऐसी जीत पाई थी। तो आंकड़ों के लिहाज से ये पूरा गुजरात का मार्जिन मीटर चर्चा करने से पहले हमने इसलिए समझा है क्योंकि यहां बहुत क्रूशल हो जाता है वोट फैक्टर में इस बात को समीर ऑब्जर्व करना कि आखिर कितने मार्जिन के साथ ये जीत दर्ज की जा रही है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथ क्योंकि तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, शुरुआत सरदार आरपी सिंह आपसे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, जरा ये बताइए, बम्पर जीत हुई है गुजरात में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और सबसे बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड, उनका चेहरा, उनकी शख्सियत, उनके काम साबित हुए हैं। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि अब हमारे ऊपर हमले और बढ़ेंगे, हमारे ऊपर जुल्म और बढ़ेगा, इसका सीधा मतलब क्या है? क्या कहने की कोशिश है ये? देखिए, पूरे चुनाव के दौरान में एक नैरेटिव बिल्ड किया गया। नैरेटिव बिल्ड किया गया कि जैसे एक नई पार्टी आई है और नई पार्टी इस प्रकार का माहौल खड़ा कर देगी गुजरात जैसे, वो जीत जाएगी, इस प्रकार का एक माहौल खड़ा किया गया। जब एग्जिट पोल आए तो आपके कुछ साथी चैनल्स हैं, वो ये साबित कर रहे थे कि 20% वोट पड़ जाएगा तो देश के अंदर नया चैलेंजर खड़ा हो जाएगा। अब इलेक्शन खत्म हो गया तो अब वो कह रहे हैं, देखिए जी, इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, इतनी जल्दी किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिला।
शायद तो लोगों के ध्यान में तथ्य नहीं आते या सच देखना नहीं चाहते हैं या जानकर सिंह सच साहब, आंख पर फैक्ट्स आंखें पर बात मूंदते करने हैं। से पहले मैं उस बयान पर आपकी राय इसीलिए जानना चाह रही थी कि किस आधार पर यह बयान दिया गया है, और बात आई है तो दूर तक जा रही है तो किस लिहाज से जा रही है। सुरेंद्र सर, सवाल मेरा अब आपसे है, आप इस बयान को लेकर क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक नेगेटिव नरेशन की बात तो हमेशा आप बीजेपी के खिलाफ कहते थे, अब प्रधानमंत्री ने इस जीत के बाद साफ ये कह दिया कि एक नेगेटिव नरेशन ऐसा सामने रखा जाएगा जिसका हमें चुनौती समझते हुए सामना करना जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है अंजलि कि अगर प्रधानमंत्री सत्ता में होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए, पूरे देश की सारी एजेंसियों पर कब्जा किए हुए, सारे राज्यों पर कब्जा किए हुए भी कहते हैं कि हम पर जुल्म होगा, तो ऐसी तो बात कायरतापूर्ण है। और या फिर दूसरी तरीके से यह है कि वो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अगर राजपूत साहब, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि आप लोग सहन नहीं कर पाएंगे, ये जो गुजरात में बम्पर ऐतिहासिक जीत हुई है, ये सहन नहीं होगा, विपक्ष को हमले बढ़ेंगे। 7 करोड़ का गुजरात है, 3 करोड़ का हिमाचल है, आप इस चीज को समझिए। 7 करोड़ के गुजरात पर सारी चीजें आप बात कर रहे हैं और 3 करोड़ का हिमाचल। अगर गुजरात नरेंद्र मोदी जीते हैं तो वही नरेंद्र मोदी हिमाचल भी हारे हैं, वही नरेंद्र मोदी मैनपुरी भी हारे हैं, वही नरेंद्र मोदी खतौली भी हारे हैं। हिमाचल में जीत दर्ज की है। सुरेंद्र जी, आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा, पूरा बोलने का मौका मिलेगा। देखिए, ये और भी गेस्ट है, उनका रुख करना पड़ेगा। हटा दीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं घनेंद्र जी की तरफ, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। घनेंद्र जी, क्या हो गया? हिमाचल, गुजरात में इतने बड़े बड़े दावे वादे किए गए थे केजरीवाल की ओर से, कई सीटों पर तो आपकी जमानत तक जब्त हो गई और प्रधानमंत्री का संबोधन भी आपने सुना होगा, क्या कहा उन्होंने इशारों इशारों में आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, कल मैंने प्रधानमंत्री जी को भी सुना और मैंने जेपी नड्डा साहब को भी सुना। पूरे का पूरा भाषण का फोकस आम आदमी पार्टी पे था, जो इस बात का सबूत था कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदमों से, अरविंद केजरीवाल के बढ़ते हुए कद से कहीं ना कहीं घबराहट है, कहीं ना कहीं डर है। क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी तक इनको लग रहा था इनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं। पहली बार प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह महसूस हो रहा है कि अब देश में कोई एक ऐसा नेता है जो उनसे आंख में डाल के बात कर सकता है, जो उनसे पूछ सकता है, जो उन्हें चैलेंज कर सकता है, जो उन्हें हरा सकता है। उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ये कल देश के लोगों ने संदेश सुना है। गुजरात से हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस गुजरात के अंदर जो मोदी जी का अभेद किला कहा जाता था, जिसको कहते थे कोई भेद नहीं सकता, उस किले को भेदने का काम अरविंद केजरीवाल ने ठीक है। लेकिन घनेंद्र जी, गुजरात में 5 सीटें मिली हैं, लेकिन आपको हिमाचल भी नहीं भूलना चाहिए, हिमाचल भी आपको नहीं भूलना चाहिए। आऊंगा आपके पास, क्योंकि एक और बड़ा बयान आया है प्रधानमंत्री मोदी का। रेवड़ी कल्चर को लेकर यह बयान है, रेवड़ी पॉलिटिक्स पर जोरदार हमला बोला गया है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए, चुनावी हथकंडे से समाज का भला नहीं हो सकता है। हमारे पड़ोसी देश में क्या हाल है ये सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये याद दिलाया गया। अब घनेंद्र जी, मेरा आपसे इस पर सवाल है और उसके बाद शंभुनाथ जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन ठीक है, पहले आपको सुना देते प्रधानमंत्री की तरफ से कैसे रेवड़ी कल्चर को लेकर हमला बोला गया। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। अनुभव के निचोड़ से कहावतें बनती थी और हमारे यहां हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी हुई एक कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। आइए तो चलिए इस पर रिएक्शन हम लेंगे, लेकिन सबके बीच ये भी समझना बहुत जरूरी, रिकॉर्ड जीत मिली है बीजेपी को गुजरात में 156 सीट, जो कि खुद प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि जो रिकॉर्ड है
वो तोड़ा गया है भूपेंद्र की तरफ से। आप जरा ये देखिए, 7 ब्रह्मास्त्र, 156 सीट, कौन कौन से वो 7 ब्रह्मास्त्र है जिसके बाद ये रिकॉर्ड जीत मिली है। चुनाव से 1 साल पहले पूरी सरकार जो है वो बदल दी गई। विजय रूपाणी, आपने देखा किस तरह से बदल करके भूपेंद्र पटेल को वहां पर बैठाया गया, बड़े नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। ये वो 7 बड़ी बातें जिसके बाद बीजेपी को जीत मिली। तीसरी बड़ी बात, जिताऊ उम्मीदवार देखे, कांग्रेस से आए नेताओं को भी टिकट दिया गया है। पूरी कोशिश की गई कहीं पर भी कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए। जहां 2017 में हारे वहां पर काफी पहले से प्रचार तक कर दिया गया। 5वीं बड़ी बात और ब्रह्मास्त्र, 5 मौजूदा मंत्रियों के टिकट काट दिए गए। यह नहीं देखा गया कि कौन सा बड़ा नाम है, कौन सा चेहरा है, जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा, इस पर पूरा बल था। बगावत करने वालों पर सख्त एक्शन लिया गया है। यह जो बड़ी स्ट्रैटेजी वो नजर आई। मोदी ने साफ कहा कि मैं गुजरात का बेटा हूं। बड़ा फैक्टर यह बना। 7 ये जो 7 ब्रह्मास्त्र हैं ये निकलकर सामने आए। देखिए, हम बात करेंगे रेवड़ी कल्चर पर, लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ये मुझे आप समझाइए, ये जो हमने देखा कि किस तरीके से जो स्ट्रेटेजी है बीजेपी की वो हर बार कांग्रेस पर भारी पड़ी, और इस बार तो गुजरात में साक्षात नजर आ रहा है। हमने देखा मार्च में इस साल ही जब नतीजे आए थे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा में जीत हासिल की, अगले दिन उस जीत का जश्न मनाने के लिए मोदी जी नजर आए थे अहमदाबाद में। लेकिन जो कांग्रेस है वो किस तरह से नदारद रही ये भी सबने देखा, और उसका परिणाम है सामने। देखिए, 2 बातें बड़ी साफ है समीर। पहली चीज तो मुझे एक, जिसको कह सकते हैं, एक जरूर मौका ये दीजिएगा कि कम से कम मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। आपके साथी, मैं आपको तो नहीं मैं वो कर रहा हूं, लेकिन आपके जितने साथी हैं ये बात ही पूरी नहीं करने से ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दुनिया हो गए। अरे भाई, 7 अरे सुरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करिए ना, आप बात पूरी करिए, कौन रोक रहा है आपको। 7 करोड़ का गुजरात जो है वो उन्होंने जीता, उसकी उनको बधाई। 3 करोड़ का हिमाचल भी तो हमने जीता है। आज की डेट में अगर नरेंद्र मोदी वहां पर पास हुए हैं, उनको बधाई। लेकिन आप कांग्रेस ने वहां पर नरेंद्र मोदी को फेल किया है, उसकी भी तो बधाई होनी चाहिए। आज की डेट में लोकतंत्र है। गुजरात वो जीत रहे हैं, हिमाचल हम जीत रहे हैं, मैनपुरी विपक्ष जीत रहा है, जो है उड़ीसा विपक्ष जीत रहा है, राजस्थान कांग्रेस जीत रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही है। आप पूरे नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात छोड़ के पूरे देश में हार रहे हैं, पूरे देश में हार रहे हैं, और इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। जब नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में अगर चुनाव अपने दम पर लड़ रहे हैं, अपने नाम पर लड़ रहे हैं, तो जीत अगर गुजरात की उनकी है तो पूरे देश में सारे उपचुनाव में और चुनाव में हार भी उनकी है। नरेंद्र मोदी जी का सूर्य ठीक है सुरेंद्र, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल में अगर चुनाव हुआ तो बार बार रिवाज का जिक्र किया गया कांग्रेस की तरफ से, और इसी के बूते ये भी कहा जा सकता है कि वहां पर जो परिणाम निकलकर सामने है, क्योंकि कौन सा बड़ा चेहरा था प्रियंका गांधी छोड़कर जो कि हिमाचल में मेहनत करता हुआ नजर आया। पीएम मोदी के साथ गुजरात के सांसदों की बैठक है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। इस वक्त गुजरात में जीत पर सांसदों ने पीएम का अभिवादन किया है। पीएम मोदी के आवास पर 1 घंटे तक बैठक चली है, और इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। 12 दिसंबर को कहा जा रहा है कि गुजरात में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। गुजरात में 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने मतदान किया, और युवाओं की तो प्रकृति होती है कि वो हमेशा सवाल पूछते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचते हैं। युवा तभी वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा होता है, जब उन्हें सरकार का काम प्रत्यक्ष नजर आता है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री मोदी ने वैसे जो अभी कहा है वो 100% सच है। कैसे? क्योंकि गुजरात के नतीजों के ये आंकड़े अब बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अजय क्यों है। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने यहाँ पर आंकड़ों के लिहाज से देख लीजिए, क्योंकि कुल मतदाता जिस तरीके से 4 करोड़, जिसका बार बार चर्चा में भी जिक्र हो रहा है, 4 करोड़ 90 लाख है, उसमें ये चुनावी आंकड़े बहुत मैजिक करते हुए साबित हुए हैं, क्योंकि कुल मतदाता 4 करोड़ 90 लाख हैं, और ऐसे में देखिए कुल वोट पड़े हैं 3 करोड़ 15 लाख से ज्यादा। इसमें ज्यादातर वोटर्स अगर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। उसके बाद बीजेपी की इस कॉन्फिडेंस को लेकर आगे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहां देखिए बीजेपी को जिस तरीके से 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, उस लिहाज से ये वोट प्रतिशत 52.5, बीजेपी को ही 52.5% ये वोट मिले हैं। सर, मेरा सवाल आपसे है,
यहाँ इस बीच हम ये जानने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। शंभू सर, ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी क्योंकि बीजेपी हर बार काम के बलबूते जनता के बीच गई है और प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर के साथ साथ क्या आपको लगता है इस बार की जनता ने, गुजरात की जनता ने खास तौर पर मुद्दों के आधार पर मतदान किया है? देखिए, इस बार बीजेपी रणनीति के आधार पर काम किया है। बहुत सारी चीजें हैं, मुख्यमंत्री का बदला जाना, भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाना, हार्दिक पटेल को बीजेपी में लाया जाना, उसके बाद जिस तरह से लड़ी है वहाँ पर आम आदमी पार्टी, उसने 13% वोट लिए हैं, तो कांग्रेस का 27% और 13%, 40% वोट तो यूं ही चले गए। तो बीजेपी विरोधी जितना वोट था वो बट गया। तो कहना चाहिए बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सब लोगों ने मिलकर के इस तरह की रणनीति बनाई कि जो वोटर था वो बजाय बीजेपी को, उसको किसी का विकल्प दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो विकल्पहीनता की स्थिति में वोट तो बीजेपी को मिलना था और बीजेपी को भारी भरकम वोट मिले। फिर वो वोटर भी था जो नया वोटर है, उसका भी फायदा मिला बीजेपी को। जो वोटर 1995 के बाद पैदा हुआ है, उसको उसने तो बीजेपी का ही राज देखा है, तो बीजेपी को वोट दिया। बिल्कुल जी, ठीक है। और घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। घनेंद्र जी, निशाना लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम आदमी पार्टी की तरफ बार बार आते हमने देखा कल की स्पीच में। आप मानते हैं जो गलत बयानियां की गई, जो दावे किए गए, खास तौर पर गुजरात के अंदर, वो एक बड़ा मुद्दा अब आने वाले वक्त में भी बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है कि भाई देखो, ये तो ऐसे नेता हैं जो कि गलत बयानी करते हैं, जनता से झूठ बोलते हैं? देखिए समीर जी, एक बात तो साफ है कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होने जा रहा है। ये मोदी जी खुद भी मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मान रही है और पूरा देश मान रहा है कि अगर कोई नरेंद्र मोदी को कोई चैलेंज कर सकता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ये अभी निश्चित तौर पर राष्ट्रीय पार्टी बने आप। समीर जी, कल प्रधानमंत्री के भाषण सुन लीजिए, आप उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण सुनिए। बड़ी बात कही है, लेकिन मैं इस पर सुरेंद्र जी से जवाब जरूर चाहूंगी, क्योंकि सुरेंद्र जी मैं एक बार छोटी सी और बात बता दूं आपको। जो अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने सुना, एक समीर का क्वेश्चन था कि मुफ्त की रेवड़ी। प्रधानमंत्री हमें तो क्रिटिसाइज करते हैं अगर हम गरीब आदमी को 200 यूनिट बिजली दें, गरीब आदमी को फ्री में पानी दे, महिलाओं को यात्रा फ्री में कराएं। प्रधानमंत्री कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी है, लेकिन हिमाचल में सुरभि आप सुरेंद्र जी के पास जाइएगा, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं सरदार आरपी सिंह बहुत तेजी से। मैं इससे पहले सुरेंद्र जी से इस पर जवाब चाहूंगी, क्योंकि सुरेंद्र जी, अभी तो बीजेपी भी मानती थी कि आम आदमी पार्टी कहीं चुनाव में नहीं है। वो कहते थे सीधा मुकाबला हमारा कांग्रेस के साथ है। आप जो 4 करोड़ मतदाता की बात कर रहे हैं ना सुरेंद्र सर, ये मतदाता बहुत अच्छे वोट परसेंटेज के साथ पिछले चुनाव में आपके साथ थे। चिंता इसी बात को लेकर हो गई, क्यों उन्होंने कांग्रेस को सीरियसली नहीं लिया? दो बातें बड़ी साफ है सूरज जी। पहली बात यह है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे चुनाव मत से जीती है, और दूसरी बात यह है कि मतदाता राजा होता है, मतदाता जनार्दन है हमारा। आज हमें उन्होंने नहीं चुना, हिमाचल में चुना, कल वो जो है हमें गुजरात में भी चुनेंगे, ऐसा विश्वास है। तीसरी बात जो आपने अभी कही प्रधानमंत्री जी वाली, तो ये बड़ी अच्छी बात है। कोई भी बड़ा नेता हो या कोई अपने अपोनेंट को कमजोर को ही चुनना चाहता है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने अगर आम आदमी पार्टी को जो क्या नाम रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बनावे, जो लिख करके झूठ बोले, जो पूरे हिमाचल में सारी जगहों पे जमानत। लेकिन सुरेंद्र जी, क्या आपको इस बात पर चिंता नहीं होती कि गुजरात में अब तक का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस कांग्रेस की तरफ से दिया गया, इसको लेकर सोच विचार होना चाहिए? लेकिन मैं सरदार आरपी सिंह, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सर मैं आपके पास आ रहा हूं। आप जो भी घनेंद्र जी की बात वो बोल रहे थे, काफी मुस्कुरा रहे थे 2024 को लेकर, जो वो बीजेपी के मुकाबले खुद को खड़ा करते नजर आ रहे हैं। आप मुस्कुराहट की वजह बताइए। देखिए, कैसे हास्यास्पद बात है कि इनकी जमानतें जब्त होगी हिमाचल में, नोटा से कम वोट पड़े हैं, नोटा से। ये है स्थिति इनकी। बड़े बड़े दावे करते थे, एक कोई आईबी की रिपोर्ट का गाना गाते थे कि आईबी ने बता दिया कि इनकी सरकार बन गई है, 94-95 सीटें आ गई हैं। हालत दिख रही है कि लोग कहते बस सबको थोड़ा धक्का और मारो, लोगों ने उल्टा धक्का मार दिया। तो में क्या है कि झूठ के आधार पर, बिना किसी रणनीति के। ठीक है सिंह साहब, ये बात तो हुई केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, लेकिन जरा हिमाचल का आकलन भी तो आपको करना होगा ना कि आखिर चूक कहां रह गई कि वहां पर कमल नहीं खिल पाया। मैं बोल दूं बात, मैं अभी सुंदर जी की बात पे, आपने क्योंकि उनकी बात छिड़ी तो बात पूछ करो, सुंदर जी की बात पे भी आ रहा हूं मैं। तो आग की हंडी चढ़ती है एक बार, क्योंकि ये जो फ्री बीज और ये जो सपनों के सौदागर का मामला है,
एक समय तक चलता है, उसके बाद आपकी विचारधारा क्या है, आपकी नीतियां क्या है, देश के प्रति की नीति क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी की नीति क्या है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की नीति क्या है, इकोनॉमिक नीति, कुछ कोई चर्चा नहीं, कोई लेना देना नहीं। हाँ, हर बार जाएंगे, उत्तराखंड गए थे, यूपी गए थे, लेकिन गोवा गए आरपी थे। सिंह साहब, गुजरात में जो आम आदमी पार्टी की नहीं आरपी सिंह साहब, गुजरात में आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही उसे क्या बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं? 41 लाख वोट गुजरात ने एक तरह से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दिला दिया, 5 सीटें भी आ गई। वो ये कह रहे हैं कि इस बार सेंध लगा दी, अगली बार किला फतह कर लेंगे। एक पार्टी है नेशनल पीपल पार्टी, 2013 में गठित हुई थी नॉर्थ ईस्ट की, 2019 के अंदर नेशनल पार्टी बन गई थी और नॉर्थ ईस्ट से ही बन गई नेशनल पार्टी। वो आपने तब तो कोई कारण नहीं कहा कि वो चैलेंजर बन जाएंगे देश के अंदर। नॉर्थ ईस्ट में एक नेशनल पार्टी बन गई, 6 साल के अंदर, 10 साल लगे, 6 साल के अंदर नेशनल पार्टी बन गई। हमें क्या कि आप भी उस नैरेटिव पे जा रहे हैं जो कल प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। अरे भैया, आप कुछ चीजें देखे ना। ठीक है, मुझे लगता है आपकी बात शायद पूरी हो गई है। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास चलते हैं। घनेंद्र जी, बीजेपी तो कहीं आपको कंपटीशन में देखती ही नहीं और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बीजेपी केजरीवाल से डरती है। 2024 का चुनाव जो होगा आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगा, यहां तक आप बड़ी बातें कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हाल आप समझ सकते हैं कि 15 साल की एमसीडी का जो इनका कुशासन था उसे भी अगर किसी ने खत्म कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी से सीधी सरकार हमने छीनी है तो दिल्ली एमसीडी की सरकार छीनी है। पूरे का पूरा चुनाव इन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा, उसके चेहरे पे लड़ा और अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पटकनी दी नरेंद्र मोदी को दिल्ली में। पंजाब में इनको हराया, गुजरात में आज आम आदमी पार्टी की एंट्री धमाकेदार हुई है। ये भारतीय चलिए ठीक है, क्विक रिएक्शन शंभुनाथ जी, क्विक रिएक्शन आपसे ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा दावा कर रही है कि 2024 से मुकाबला होगा तो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगी, कांग्रेस वहां पर किसी खेल में नहीं होगी। आपको क्या लग रहा है शंभुनाथ जी? देखिए, कुछ अतिशयोक्ति है। आम आदमी पार्टी कुछ भी हो, लेकिन कुछ राज्यों तक ही सीमित है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का आज भी पूरे देश में हर लोकसभा सीट पर एक वोट बैंक है, कम से कम 15 से 20% तक। तो वो वोट बैंक घटता या बढ़ता रह सकता है। तो इतना आसान नहीं कि आम आदमी पार्टी जो चमत्कारिक तरीके से 10 साल पहले उभरी, अचानक वो एक नेशनल पार्टी का विकल्प बन जाएगी। ये मुझे लगता है आम आदमी पार्टी कुछ ज़्यादा ही हवा में उछल रही है। दूसरे, आम आदमी पार्टी की जो छवि बनी है वो वटकटवा पार्टी की बन गई है, बजाय इसके कि कोई सीरियस काम वो करती। चलिए ठीक है, शंभुनाथ शुक्ला जी, आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। घनेंद्र भारद्वाज जी और सुरेंद्र राजपूत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिकॉर्ड जीत के बाद अब मोदी का प्लान 24 क्या है, 2024 को लेकर क्या तैयारी है, उस पर लगातार नजरें रहेंगी। और पीएम मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया है ऑपोजिशन को घेरते हुए, वो अपने आप में बहुत अहम